हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 2 का पार्ट 2। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर हमारे जीव जंतु, आवास, उनकी रक्षा और पर्यावरण का जो प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उन जीव जंतुओं के ऊपर कैसे पड़ता है, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बेसिक कुछ एनिमल्स, जानवरों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ वन लाइनर क्विज हम लोग कंप्लीट करेंगे, साथ ही कुछ फैक्ट्स वगैरह और जो कल के सेशन में रह गए थे वो सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर होगी, राइट। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि किसी भी प्रकार के कोर्स को आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, CDP, EVS या फिर आप मैथ्स पेडागोजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रकार के नोट्स से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में जैसे कि हम लोगों ने देखा था, कल के सेशन की यदि बात करें तो कौन सी सब्जी कहाँ से आई है, कुछ एनिमल्स के बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर ली थी। तो उसी पॉइंट को आज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है वो नोट्स ओपन करके बैठेंगे और साथ के साथ रिविजन करेंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपका रिविजन करने का सबसे अच्छा समय यही होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में जस्ट आपको एक नज़र मारनी होगी उनके ऊपर, तो अच्छे से डिटेल में समझ कर पढ़ने का ये सही टाइम है, यदि थोड़े ही महीनों बाद हमारी एग्ज़ाम होती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। डेड सी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद मृत सागर जो है समुद्र तल से लगभग 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु इसे माना जाता है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील आप यहाँ पर बोल सकते हैं। मृत सागर के पानी में 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक नमक मिला होता है, ठीक है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग यहाँ पर डूबते नहीं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। अब मृत सागर की यदि बात करें तो ये 65 किलोमीटर, ये आपको दिया हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है, जिससे तैराकों का डूबना वहाँ पर असंभव है। कोई भी वहाँ पर डूबता नहीं है क्योंकि इसमें घनत्व, पानी का जो घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है, क्योंकि ये तो NCERT के पॉइंट होगा, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। ये आपका पूरा डेड सी या मृत सागर है, ठीक है। तो ये मृत सागर से रिलेटेड NCERT की इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे बात करेंगे दांडी यात्रा की, ठीक है। तो 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पर जो है दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारों तक ये पूरी यात्रा चली थी। कब चली थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये पूरी यात्रा इनकी चली थी। और इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये जो दांडी मार्च दिवस जो है हर साल इसे याद किया जाता है। 12 मार्च 1900 मतलब 12 मार्च को हर साल जो है इसे पूरा रिवाइंड किया जाता है, इसकी याद में बनाया जाता है कि हाँ इस दिन जो है दांडी मार्च का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आप ये चीज़ें दांडी मार्च से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। आगे हम लोग यहाँ पर मलेरिया की बात करेंगे। मलेरिया में बुखार कैसे आता है? कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन जो होता है हमें गुड़, आंवला और बहुत सारी हरे पत्ते वाली सब्जियों से यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक अलग फैक्ट हो गया। उसके आगे यदि हम लोग बात करें, मक्खियों से कई तरीके की बीमारियां फैलती है। एल्गी या शैवाल की बात की जाए तो ये एक प्रकार का जलीय पौधा होता है जो बरसात के मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है? मच्छरों से फैलता है। तो खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई थी। मलेरिया एक प्रकार का एक कोशिकीय वाले पैरासाइट्स, परजीवी होते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। मतलब मलेरिया किस के काटने की वजह से होता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं, ठीक है। तो ये मलेरिया की दवा जो है सिंकोना के पेड़ से बनाई जाती है। ये आपका सिंकोना का पेड़ है और इससे कुनैन की जो छाल होती है, इस छाल को कुनैन बोला जाता है। इससे कुनैन नामक औषधि यहाँ पर प्राप्त होती है। इस पेड़ की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सिंकोना पेड़ है और उसकी जो छाल है ये कुनैन औषधि यहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसी से मलेरिया का उपचार यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको प्रश्न में भी पूछा जाता है, यही सारे क्वेश्चन आपके NCERT में बने हुए हैं। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ठीक है, सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कौन सी औषधि प्राप्त होती है? कुनैन।
गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया? गिरजू भाई हमारे गुजरात के वो नर्सरी और प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए पोयम्स लिखते हैं। अभी उनके एक पोयम भी हम लोग पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे यदि हम लोग बात करें, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देख पाते हैं? हमने कल ही डिस्कस किया था, जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। केरल को क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है ना। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से आई है? बिहार के मधुबनी जिले से आई है, इसीलिए उसका नाम जो है मधुबनी चित्रकला है। चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? तो ये 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, उड़ने वाले, है ना। ठीक है। और बाघ जो है अंधेरे में कितना गुना अधिक देख सकता है? 6 गुना बेहतर देख सकता है इंसानों की तुलना में। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? हमने कल ही डिस्कस किया था सांपों की पूरी प्रजाति को। 4 तरीके के सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। और आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्नैकपीडिया करके, है ना। जैसे हम लोगों के लिए विकिपीडिया होता है ना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे स्नैकपीडिया केरल के द्वारा निर्मित किया गया। इसमें सांपों से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। मोस्टली ये चीज़ें डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि कौन से सांप के काटने से उसके जहर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पाई जाएगी, जिसे स्नैकपीडिया बोला जाता है। और किस राज्य ने बनाया है इसको? तो केरल ने बनाया है। ठीक है, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा क्यों नहीं घुमा पाते? क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो है यहाँ पर नहीं घूम सकती है, इसलिए दाएं बाएं सब जगह देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। लिंगहू फैन किस देश का पकवान है? और ये महत्वपूर्ण है। लिंगहू फैन जो है हांगकांग का पकवान है। ठीक है, स्नैक से बनता है ये। आगे यदि हम लोग बात करें, ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल के द्वारा की गई थी। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। जो स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे स्टाइलस बोला जाता है। ठीक है, तो स्केल का नाम भी याद रख लेना। जो नुकीली पेन होती है ना, उसे स्टाइलस यहाँ पर बोला जाता है। किस राज्य में घर बारिश के चलते ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर चाय को कहवा बुलाया जाता है। ठीक है। वल्लम क्या है? वल्लम लकड़ी से बनी छोटी सी नाव है जो केरल में चलती है। ठीक है। केरल में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलेंगे? राजस्थान राज्य में आपको मिलेंगे। मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होगा? अक्टूबर से दिसंबर का। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। ठीक है। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो किस फूल की सब्ज़ी यहाँ पर खाई जाती है? सहजन के फूल की सब्ज़ी यहाँ पर खाई जाती है, पकौड़े यहाँ पर खाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कन्नौज। किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती? नीम और कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं इन पर कभी भी दीमक नहीं लगती, इसलिए छत वगैरह बनाने में सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। कलचीड़ी यानी कि जो इंडियन रॉबिन है अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? पत्थरों के बीच में बनाती है। तो आज हम लोग जो नेस्ट या घोंसले वाला जो हमारा टॉपिक है इसको पूरा कवर कर लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन नंबर 16 और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे ही आप कवर कर पाएंगे। कोयल अपने अंडे कहाँ पर देती है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कोए के घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देती है। रेगिस्तानी ओक आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इसमें यूजुअली जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जोधपुर के अंदर, कुछ राजस्थान का ही बता देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो सोचेंगे कि रेगिस्तान है तो राजस्थान की बात हो रही होगी, लेकिन जो रेगिस्तानी ओक होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। केरल में अपने घर के बाहरी ज़मीन के नीचे टेपियोका उगाकर खाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नेस्ट के बारे में, घोंसलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आवास की यदि हम लोग बात करें, इंसान को रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, इसी प्रकार से पक्षियों का भी अपना एक घर होता है। वो अपने अपने घोंसले का निर्माण करते हैं अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार। ठीक है। पक्षी अपना घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए ही बनाती है। जब अंडे से बच्चे बाहर आ जाते तो वो घोंसला छोड़कर यहाँ पर चली जाती है। चलो एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। कलचीड़ी या फिर जिसे इंडियन रॉबिन बोला जाता है, इसकी यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये जो पक्षी है अपना घोंसला ज़मीन पर पड़े पत्थरों के बीच में, जिस तरीके से आपको इमेज दिखाई दे रही है ना, या फिर खाली जगह में अपना घोंसला बनाते हैं और उसी में ही अपने अंडे देते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अपना घोंसला जो ज़मीन पर पड़े पत्थरों के बीच में बना सकते हैं और उसी में अपना अंडा देते हैं। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सेकेंड वाली इमेज के अंदर, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, राइट। चलिए आगे बात करें। वीवर पक्षी जिसे हम जुलाही चिड़िया बोलते हैं, अपना घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाती है, जो बोल सकते हैं झाड़ियों से लटका हुआ यहाँ पर रहता है। घोंसला नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर जो है उन सभी
घोंसलों की मतलब देख रेख करती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है वहीं पर अपने अंडे दे देती है। मतलब यहाँ पर पहले नर क्या करेंगे, घोंसले का निर्माण करेगा, फिर मादा को जो पसंद आएगा वो उसमें जाकर अपने अंडे दे देगी। राइट, तो ये यहाँ पर बात हो गई। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दर्जन चिड़िया की, तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है। पत्तों को सीलना, जैसे हम लोग प्रॉपर सिलाई करते हैं वैसे ये क्या करती है, पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच में ये अपने अंडे देती है। थैली बनाकर ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसने सिल लिया है और फिर ये अपने अंडे देने के लिए उसको तैयार कर लेती है। अब यदि हम लोग यहाँ पर शक्करखोरा की बात करें, तो शक्करखोरा नामक पक्षी जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस डाली से ही लटकते हुए घोंसले का यहाँ पर निर्माण किया गया है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाएगी, कहाँ पर अंडे देगी, कोए के घोंसले में वो अंडे देती है और कौवा अपने घोंसले के अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सह लेता है। ठीक है, चील की बात की जाए तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और इसका घोंसला जो है 4 से 5 फीट यहाँ पर चौड़ा हो सकता है। सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा ना उसके ऊपर घोंसला बनाएगा। ठीक है, और कौवा जो होता है वो क्या करता है, एक पेड़ की सबसे ऊंची डाली के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। दो अलग अलग चीज़ें, पेड़ कोई भी हो सकता है कौवे के लिए, लेकिन उसकी सबसे ऊंची डाली यहाँ पर होनी चाहिए। और चील जो है सबसे ऊंचा पेड़ देखेगी। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें, दोनों को ही फोकस करेंगे। आगे यदि हम लोग बात करें, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखरों में इस तरीके से और चट्टानों की दरार में अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। उल्लू जो है किसी भी खोखले भाग को ही अपना घोंसला यहाँ पर बना लेता है, पेड़ के अंदर इस तरीके से अपने घोंसले का निर्माण करता है। बसंत गोरी नामक पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, कोई भी पेड़ होगा उसकी सबसे ऊंची डाल पर अपने घोंसले का निर्माण करेगा। राइट, आगे यदि हम लोग बात करें, फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस और नागफनी के कांटों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है। ये आपको कैक्टस का पौधा दिखाई दे रहा है, इसके बीच में इसने अपना घर बनाना है। कौन है ये, फाख्ता पक्षी है। राइट, और जैसे कि हम लोग गीजू भाई बधेका की बात कर रहे थे, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चे जो है आसपास के पक्षियों को देखने के लिए, और उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, मोटिवेट करना चाहिए, उन पर डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें पक्षियों के पंजे, जैसे कि पानी में तैरने के लिए पक्षियों के पंजे इस तरीके के होते हैं, लाइक डक वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, बगुला हम लोग बोल सकते हैं। टहनियों को पकड़ने के लिए पक्षी के जो पंजे होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। शिकार के लिए पक्षियों के पंजे इस आकार के होंगे जो शिकारी पक्षी होंगे। ठीक है, ज़मीन पर चलने के लिए इस तरीके के पंजे होंगे। ठीक है, और ये इस तरीके के पंजे यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं, जैसा पक्षी होगा उसके उस तरीके के यहाँ पर काम होंगे। ठीक है, अपने शिकार की चीरफाड़ करने के लिए इस तरीके के पंजे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे चोंच की, तो पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीरने फाड़ने के लिए इस तरीके की चोंच होगी। लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरीके की लंबी चोंच यहाँ पर पाई जाएगी, सुई के समान। फूलों का रस चूसने के लिए इस प्रकार की चोंच पाई जाएगी। काटने के लिए इस प्रकार की चोंच होगी। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस प्रकार की चोंच, और कीचड़ में छानबीन करके कीड़ों को खोजने के लिए इस प्रकार की चोंच यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली इन सभी की। एक तो हमने यहाँ पर बात कर ली पंजों की, दूसरा हमने इनकी चोंच की बात कर ली। अब इनके दांतों की बात कर लेते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो कि पत्तों को काटने में प्रयोग किए जाते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। एक हम लोग जुगाली बोलते हैं ना, कि एनिमल्स जो होते हैं जुगाली करते हैं, बेसिकली वो एक बार चबा लेते हैं और फिर उसके अंदर ही मुंह में वो करते रहते हैं अपना काम। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के यहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, अब यदि सांप की बात करें, तो सांप के दांत तो नुकीले होते हैं पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा यहाँ पर वो निगल जाते हैं। दो दांत आपने देखे होंगे, इसी तरीके का निशान बन जाता है जब वो अपना किसी को काटते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत से काटने और कुतरने के कारण जो है इनके दांत घिसते रहते हैं, साथ के साथ ये बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आज के सेशन में कवर कर लिया। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। इसका हम लोग एक बार क्विज़ भी करेंगे ताकि आपके सारे जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, एक बार हम लोग घर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, घर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्विज़ रखेंगे। ठीक है, तो जितना अभी तक हमने कंप्लीट किया इसको आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग निपटा चुके हैं, तो पूरा ही रिवाइज कर लेना संडे के दिन में इसको, ताकि नेक्स्ट डे से हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट कर पाएँ। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार से जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।